सिर्फ इसलिए क्योंकि खूबसूरत कॉलेज क्वीन ने यूं ही कह दिया था कि उसे सफेद कपड़े पहनने वाले लड़के पसंद हैं। मेरे दोस्त ने उस बात को दिल से लगा लिया। उसने मुझे अपने लिए गाना गवाने को कहा और बहुत सारे पैसे खर्च करके एक महंगा सफेद सूट भी खरीद लिया, सिर्फ इसलिए ताकि कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन में वो उस लड़की का ध्यान खींच सके। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कॉलेज क्वीन सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त ही नहीं बल्कि उसका पसंदीदा सफेद कपड़ों वाला लड़का मैं ही था। मेरी पिछली जिंदगी में मैं अंधा हो गया था। मैं सिर्फ उस कूल नेचर वाली लड़की के पीछे भागता रहा, यहाँ तक कि उसके लिए अपने परिवार से रिश्ता भी तोड़ दिया। आखिर में मेरी बचपन की दोस्त दूर होकर दूर चली गई। मैंने अपने सारे रिलेशन और कॉन्टेक्ट्स का यूज करके उसका करियर भी बनाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। अवार्ड शो के दौरान मेरे दोस्त ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं वहीं मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस दिन में वापस आ चुका था जिस दिन मेरा दोस्त मुझे अपने लिए गाना गाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। इस बार पिछले जन्म की सारी यादें मेरे पास थी। मैंने ऊपर से तुरंत हाँ कर दी, लेकिन तुरंत अपनी बचपन की दोस्त को मिलने बुला लिया। जब मैं तय जगह पहुंचा तो देखा कि बाय निंगमिंग पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे थी। उसकी लंबी टांगे हल्की सी मुड़ी थी और हाथ में एक लाल गुलाब था। मैं पास गया तो देखा उसकी आंखें बंद थी, शायद वो आराम कर रही थी। मैंने मजाक में उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आलसी सी आंखों में मेरा चेहरा साफ दिख रहा था। होठों पर हल्की शरारती मुस्कान थी। मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? मैं हैरान रह गया। अरे तुम्हारी आंखें तो बंद थी ना। आंखें बंद हो तब भी मैं तुम्हारी खुशबू पहचान सकती हूँ, उसने मजाक करते हुए कहा। मैं तुरंत हंस पड़ा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तुम्हारी सूंघने की ताकत तो काबिले तारीफ है। बाय निंगमिंग ने मेरी हरकत देखकर तुरंत समझ लिया कि मुझे उससे कोई काम है। उसने हल्की आवाज में कहा, बताओ इस बार क्या चाहिए? मैंने बिना कुछ छुपाए पूरा प्लान उसे बता दिया। मैंने कहा कि मैं सिंगिंग फाइनल में थोड़ा सा खेल करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लियू रुआन से बचकर काम करना होगा और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि आधी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर तुम्हारे बाय परिवार का नाम लिखा है। मैंने उसको सारी डिटेल बता दी। मुझे लगा वो थोड़ा सोचेगी, लेकिन उसने बिना एक पल गवाए तुरंत से हिला दिया। उसने कहा, ठीक है। मैं हैरान रह गया, इतनी जल्दी मान भी गई। तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि मैं अचानक अपने ही दोस्त के खिलाफ जाने लगा? मेरी आंखों की उलझन उसने तुरंत पढ़ ली। उसने हाथ उठाकर मेरे सर पर हल्की सी चपेट मारी। नालायक छोटे बच्चे, भूल गए कितनी बार तुम्हारी मुसीबतें मैंने संभाली हैं? ये तो बहुत छोटी बात है। अगर तुम किसी को मारने भी जाओगे तो मैं खुद चाकू तुम्हें पकड़ाऊंगी। मैं कुछ पल चुप रहा। हाँ, जब तक मैं किसी और की तरफ नहीं भागता वो हमेशा मेरी हर बात मानती थी। मैंने अचानक सिर उठाया और उसकी उन नरम आंखों में खो गया। तभी मुझे पिछले जन्म के वो आखिरी पल याद आ गए जब वो मेरे कान के पास टूट कर रो रही थी। मेरी आंखें तुरंत नम हो गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, बाय निंगमिंग तुम सच में बहुत अच्छी हो। जमीन पर पड़ती धूप की चमक से मेरी आंखें चकरा गई तो मैंने जल्दी से खांस कर अपनी हालत छुपाई। उसने मुस्कुराकर कहा, इतनी अच्छी हूँ तो कोई इनाम नहीं दोगे? उसने तुरंत अपने होठ हल्के से ऊपर उठाए। बस वैसे ही मुझे फिर से निंगजी बुला दो, जैसे तुमने कल बुलाया था। उसकी इस बात को सुनकर मुझे क्लियर हो गया था कि उसे निंगजी बुलवाना बहुत पसंद था। अगर ये कोई आम दिन होता मेरे पिछले जन्म का तो मैं ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इस समय मैं इतना इमोशनल हो चुका था कि उसे सिर्फ निंगजी कहना ही नहीं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने हंसते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हें सच में अपनी बड़ी बहन मान लूं? सच कहो तो तुम मेरी असली बहन से भी ज्यादा अच्छी हो। मैंने पूरी सच्चाई और मासूमियत से उसकी तरफ देखा, लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा अचानक से काला पड़ गया। उसने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने उससे मजाक में कहा, अच्छा क्यों? आखिर मैं तुम्हें दीदी क्यों ना बुलाऊं? क्या तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन गया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा? ये बात सुनकर बाय निंगमिंग हल्का सा हंसी। अगर तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें भाई बहन बनने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, ज्यादा आसान, फास्ट और पूरी तरह से लीगल। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा तरीका? लेकिन उसने जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराते रही। उसकी होठों की मुस्कान किसी भी तरह छुप नहीं रही थी, जैसे मन ही मन कुछ शरारती सोच रही हो। तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं जा रहा हूँ। मैं मुड़कर जाने लगा। अरे अरे भाग कर रहे हो? अभी तक तो तुमने मुझे वो बुलाया ही नहीं जो मैं कह रही थी। इतना कहकर बाय निंगमिंग सीधे आकर मेरी बाहों में टकरा गई। उसने आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। चेहरा थोड़ा नाराज लग रहा था। ठीक है, अगर नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, लेकिन इनाम उधार रहा तो मुझ पर एक एहसान बाकी रखोगे। मैंने जानबूझकर दुखी चेहरा बनाया और सिर हिलाया। बाय निंगमिंग तुम बदल गई हो। अब तुम बचपन वाली सीधी सादी और प्यारी नहीं रही। एक छोटा सा काम करने के लिए भी शर्त रखती हो। वो धीरे से हंस पड़ी। अगर मैं थोड़ा चालाक नहीं बनूंगी तो देर सवेर तुम किसी और के साथ भाग जाओगे। तो कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी के हॉल में एनुअल सिंगिंग कंपटीशन चालू हो चुका था। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। अलग अलग कॉलेजेस के लीडर, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, कॉम्पिटिशन्स के फैन क्लब और बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर सब वहाँ मौजूद थे। इस समय जी बॉक्साओ सफेद सूट पहनकर बैक स्टेज में खड़ा था। वो पर्दों के बीच में से स्टेज के नीचे झांक रहा था, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह शॉक रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाय निंगमिंग भी यहाँ आई है। जैसे ही बाय निंगमिंग ने एंट्री ली पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। बाय निंगमिंग अंदर आई, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी खुद अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उसे सबसे आगे की खास वीआईपी सीट तक ले गए। जी बॉक्साओ यह देखकर अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो गया। कमाल है, पहली लाइन की सीट, अब तो वो मुझे बिल्कुल साफ देख पाएगी। उसने अपने सफेद सूट का कॉलर ठीक किया। आखिर उसने इस सूट को बनाने के लिए पूरे 2 महीने की पॉकेट
पॉकेट मनी खर्च की थी और अब उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत सच में सफल होने वाली है। उसने तुरंत मुझे मैसेज भेजा, आज पूरी ताकत लगा देना, पूरा हॉल मेरे शानदार परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा है। मैंने मैसेज पढ़कर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, आज तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उधर बाइनिंग की दोस्त यूनियन सीट पर बैठते ही हैरान होकर पूछ बैठी, ओए बिंग, तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन में कब से दिलचस्पी होने लगी? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर निंग बिंग के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि बाय परिवार में आने वाले प्रोफेशनल सिंगर्स को भी निंग बिंग नहीं सुनती थी कभी ध्यान से, तो फिर ये घोड़ू जी बोसाओ का परफॉर्मेंस क्यों देखने के लिए सबसे आगे बैठी हुई है? ये बात उसके लिए काफी अजीब थी। तभी होस्ट ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अब मंच पर आ रहे हैं अंतिम प्रतियोगी जी बॉक्साओ। वो हमारे लिए गाना गाएंगे, इज दिस इज लव। अगले ही पल एक बेहद मधुर और गहरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी दर्शक चौंक गए, वाह क्या आवाज है, ये तो प्रोफेशनल सिंगर जैसा लग रहा है, और बिना म्यूजिक के इतनी शानदार क्लीन वोकल। यहाँ तक कि संगीत की अच्छी समझ रखने वाली निंगमिंग की दोस्त यूनियन भी दंग रह गई। फिर उसने अनजाने में बाय निंगमिंग की तरफ देखा, पता नहीं कब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। स्टेज की रोशनी में उसके चेहरे के फीचर्स और भी नरम लग रहे थे। पूरा इंसान एक आलसी लेकिन खुश एहसास दे रहा था, जैसे वो पूरी तरह उस गाने में डूब चुकी हो। यूनियन अचानक सोचने लगी, क्या उसे सच में इतना पसंद आ रहा है? फिर उसकी नजर जी बॉक्साओ के सफेद सूट पर गई। वो बिल्कुल उसी स्टाइल का था जिसे बाय निंगमिंग पसंद करती थी। उधर स्टेज के नीचे तालियों और तारीफों की गूंज बढ़ती जा रही थी। जी बॉक्साओ इस ध्यान और प्रशंसा का भरपूर मजा ले रहा था। वो तो स्टाइल मारने के लिए घूम भी गया ताकि सभी लोग उसका जो व्हाइट सूट है वो अच्छे से देख सके। लेकिन जैसे ही गाना अपने सबसे बड़े हिस्से पर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अरे क्या हुआ, आवाज क्यों बंद हो गई? किसी ने हैरानी से चिल्लाया, रुको, उसका मुंह तो अभी भी चल रहा है, क्या माइक्रोफोन खराब हो गया? कुछ समय बाद जी बॉक्साओ को भी गड़बड़ समझ आ गई। वो घबरा कर रुक गया, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। स्टाफ तुरंत स्टेज पे चढ़ गया और इक्विपमेंट्स को चेक करने लगा। माइक तो बिल्कुल सही है, फिर आवाज अचानक गायब कैसे हो गई? क्या दूसरा माइक इस्तेमाल करे? नहीं, जी बॉक्साओ ने जल्दी से मना कर दिया। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर इक्विपमेंट ठीक है तो मैं जारी रखता हूँ। उसने खास तौर पर जारी रखता हूँ पर जोर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में सन्नाटा बना रहा। वो तुरंत बोला, अभी बीच में थोड़ी रुकावट आ गई थी, मेरा फ्लो टूट गया, मैं बस 10 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ। लेकिन अचानक से फिर से स्पीकरों से वो गाना वापस चालू हो गया। जी बॉक्साओ का चेहरा पल भर में पूरी तरह सफेद पड़ गया। पूरा हॉल अचानक शोर से फट पड़ा। ये क्या चल रहा है? ये घटिया इंसान टिकटॉकर्स की तरह लिप सिंक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो रिकॉर्डेड म्यूजिक इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। मतलब कोई और उसके लिए गा रहा था? ये भी कोई तरीका है? इसकी यूनिवर्सिटी वालों की तो इज्जत डूब गई। इतने के लिए इतनी बड़ी धोखाधड़ी। यूनियन मजे लेते हुए जोर से चिल्लाई, अरे आखिर असली गायक है कौन? कौन गा रहा था? उसकी आवाज सुनते ही पूरा हॉल उसी सवाल को दोहराने लगा। कैमरे इधर उधर तेजी से घूमने लगे। स्कूल के लीडर्स और जज आपस में नाराज होकर बातें करने लगे। फैंस और छात्रों के नजरों में बस अब नफरत साफ दिखाई दे रही। जी बॉक्साओ का तो मन कर रहा था कि वो जमीन फटे और अंदर चले जाए, क्योंकि उस समय पर जी बॉक्साओ सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरा। अभी कुछ सेकंड पहले वो खुद को पूरे हॉल का स्टार समझ रहा था, लेकिन अब शर्म से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाए, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, स्टेज का पर्दा धीरे धीरे खुलने लगा। चमड़े की जूतों की शांत आवाज और उस अच्छे गाने की धुन साथ साथ गूंज उठी। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत लड़का सबकी आंखों के सामने आ गया। पूरा हॉल अचानक हैरानी से सांस खींचने लगा। इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है? हाँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, मैं सच में इतना हैंडसम हूँ। उसकी आवाज और चेहरा दोनों परफेक्ट हैं। मैं काले टेलर्ड सूट में मंच पर खड़ा था। मेरे कॉलर पर एक नाजुक सिल्वर ब्रॉच चमक रहा था। मैं बिल्कुल किसी शाही महल से निकले युवराज जैसा लग रहा था। इतना अट्रैक्टिव कि लोग पलक झपकाना तक भूल जाए। हे भगवान, ये तो सच में किसी कहानी का हीरो लगता है। वो तो फेंग हुआन है। अब समझ आया कि लोग उसे कॉलेज का सबसे सुंदर लड़का क्यों कहते हैं। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत बचा ली। यूनियन पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। उसने तुरंत बाय निंगमिंग की तरफ देखा। अब बाय निंगमिंग ने आगे खोल दी थी। उसकी निगाहें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे दुनिया में उसके लिए और कुछ मौजूद ही नहीं हो। यूनियन शरारती मुस्कान के साथ बोली, पिंग, लगता है तुमने गलत इंसान को पसंद कर लिया। तुम्हें तो व्हाइट सूट वाली लड़की पसंद है ना, फिर वो बगल वाला है। आज से तुम्हें काले सूट वाले पसंद आने लगे क्या? बाय निंगमिंग खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। हाँ, शायद मेरा दिल जल्दी बदल जाता है। उधर लियू रुआन की आंखें भी चमक उठी, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो सिर्फ मेरी तारीफ नहीं कर रही थी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे मैं उसकी पर्सनल चीज हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी, इतनी गहरी कि जैसे वो मुझे पूरी तरह अपने पास बांध लेना चाहती हो। बाय निंगमिंग थोड़ा आगे झुक गई। हालांकि पूरा हॉल चीखों और तालियों से गूंज रहा था, फिर भी उसकी दिल की तेज धड़कनें खुद को छुपा नहीं पा रही थी। सू यू वे भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असली गायक जी बॉक्साओ नहीं बल्कि फेंग है। लियू रुआन की आंखें भी थम गई। तो ये उसकी असली आवाज थी। सू यू वे हंसते हुए बोली, रुआन, तुम्हारी किस्मत तो कमाल है। इतना हैंडसम और टैलेंटेड लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं तो जल गई। तुम अभी तक उसे हाँ क्यों नहीं बोल रही हो? लियू रुआन तुरंत बोली, बकवास मत करो। सू यू वे ने मुस्कुराकर कहा, पूरा कॉलेज ये बात जानता है कि फेंग तुम्हें पसंद करता है। तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कोई और होती तो कब का पिघल चुकी होती। उसने कान के पास हाथ रखकर
मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, ये गाना तो साफ साफ तुम्हारे लिए प्यार का इजहार लग रहा है। फिर उसने छेड़ते हुए पूछा, सच बताओ रुआन, क्या तुम्हारा दिल जरा भी नहीं धड़का? गाना अब खत्म होने वाला था। मैंने आखिरी लाइन गाई और भीड़ में बाय निंगबिंग को ढूंढने लगा, लेकिन मेरी नजर गलती से लियू रुआन पर पड़ गई। तेरे की यही होना था। उसने तुरंत नजरें फेर ली। उसका चेहरा ठंडा और इमोशनलेस हो गया। मुझे पसंद नहीं। सू यू वे ने शक भरी नजर से पूछा, सच में? अगर पसंद नहीं तो उसके स्टेज पर आने के बाद से लगातार उसे देख क्यों रही थी? मेरा आखिरी सुर खत्म हुआ तभी आखिरकार मुझे बाय निंगबिंग दिख गई। वो खुशी से मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी कि मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने भी मुस्कुराकर बिना आवाज के जवाब दिया। पूरा हॉल गूंज उठा, बहुत शानदार, फैंग जिंदाबाद। उसे सेंटर स्टेज दो, वो ही असली चैंपियन है। चारों तरफ तालियां और चीखों की लहरें उठ रही थी। सब लोग मुझे सम्मान के साथ देख रहे थे। सिर्फ जी बॉक्सशॉ का चेहरा नफरत से भरा हुआ था। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी मेरे टुकड़े कर देगा। अब उसे ये समझ आ चुका था कि मेरा ये पूरा लुक, मेरा मंच पर आना, मेरा शांत चेहरा, सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। मैं जानबूझकर उसे पूरे हॉल के सामने मजाक बना दिया था। वो हमेशा मुझे एक सीधा साधा बेवकूफ समझता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि मैं उससे कई ज्यादा चालाक हूँ। उसी समय होस्ट मंच पर आया और मुस्कुराकर बोला, स्टूडेंट फैंग, तुमने पूरे हॉल का दिल जीत लिया है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के मन में अभी भी एक सवाल है, तुम आके जी बॉक्सॉ की जगह गा क्यों रहे थे? ये कोई नकली गाना नहीं था। मैं धीरे धीरे जी बॉक्सॉ की तरफ बढ़ा और उसका ठंडा कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। फिर मुस्कुराते हुए दर्शकों की तरफ मोड़ा। ये हम दोनों द्वारा मिलाकर तैयार किया गया खास स्टेज परफॉर्मेंस था। जी बॉक्सॉ ने पूरी ताकत लगाकर खुद को रोका ताकि वो गुस्से में मेरा हाथ झटक ना दे। मैंने शांत आवाज में आगे कहा, पूरे कंपटीशन में हमेशा जी बॉक्सॉ ही सामने आया था और मैं पीछे से गाता रहा, इसीलिए कंटेस्टेंट 010 असल में मैं ही था, वो नहीं। ओह, तो ऐसा था। ये आइडिया तो बहुत नया है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। चारों तरफ तालियों की चीखें गूंजने लगी। इसी शोर के बीच मैंने चुपके से अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया और जी बॉक्सॉ के कान के पास झुककर धीरे से कहा, बैक स्टेज में थोड़ा हादसा हो गया था, मैंने बस मौके के हिसाब से सब संभाला है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? जी बॉक्सॉ गुस्से से कांप उठा। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। मैंने उसे फंसाया, उसका मजाक बनाया, उसकी सारी चमक और तारीफ खुद छीन ली और सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, सही कहा ना बॉक्सॉ? जी बॉक्सॉ के नाखून उसके हथेली में धंस गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में अपनी दांत तक तोड़ देगा, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। अगर वो मुझे झूठा साबित करता तो पूरे स्कूल में उसकी बेइज्जती हो जाती, यहाँ तक कि उसके ऊपर प्रतियोगिता में धोखाधड़ी का आरोप भी लग सकता था। काफी देर बाद उसने दांत भींचकर मुश्किल से एक शब्द निकाला, हाँ तुमने सही किया। कुछ देर की बातचीत करने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने फैसला सुनाया कि ये परफॉर्मेंस नियमों के खिलाफ नहीं था, उल्टा उन्होंने इसे बहुत क्रिएटिव बताया। फिर जजों ने अपना स्कोर दिखाया और बिना किसी शक के सबसे ज्यादा स्कोर हमने पाया। इसके बाद अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। स्कूल के बड़े अधिकारी और मेहमान मंच पर आने लगे ताकि हमारे साथ फोटो खिंचवा सके, लेकिन जी बॉक्सॉ का चेहरा अभी भी पूरी तरह फीका पड़ा हुआ था। अवार्ड सेरेमनी में स्कूल के बड़े अधिकारी और खास मेहमान लगातार मंच पर आकर मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। उधर जी बॉक्सॉ अब और ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं कर पाया। वो अपना चेहरा ढककर सीधे मंच से भाग गया। जब बैक स्टेज पूरा खाली हो गया था तो वो बैठकर फूट फूट के रोने लगा। मैंने उसकी बिखरी हुई हालत को जाते हुए देखा और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। यह एहसास ट्रॉफी जीतने से भी ज्यादा अच्छा था। उधर सू यू वे अभी भी लियू रुआन के कान खा रही थी। सच कहूँ, फैंग जैसा लड़का अगर किसी लड़की के पीछे पड़े तो वो तो आराम से गिरी लॉटरी जैसा है। अगर तुमने उसे खो दिया तो बाद में बहुत पछताओगी। अचानक लियू रुआन अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसी समय सामने की लाइन में बैठी बाय निंगबिंग भी उठ गई। जब दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे तो बाय निंगबिंग ने धीमे से कहा, बधाई हो। फैंस के साथ फोटो खिंचवाने के बीच मौका देखकर बाय निंगबिंग ने खुले दिल से मुझे गले लगा लिया, लेकिन जब उसे मुझे छोड़ना चाहिए था तब भी उसने पकड़ ढीली नहीं करी। मैंने भी मुस्कुराकर उसे वापस गले लगाया, थैंक यू। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ वो अब भी मुझे कसकर पकड़े हुए है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये हग थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो गया? और तभी मुझे फील हुआ उसका शरीर हल्का गर्म हो चुका था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज मेरे कपड़ों से हल्के से टकराई। मैंने हैरानी से नीचे देखा। मेरी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत रंग का गिफ्ट बॉक्स था। ये क्या है? तभी बाय निंगबिंग ने मुझे छोड़ा और हल्का सा इशारा किया, खोल कर देखो। जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया मेरी आंखें चमक उठी। फूलों की मीठी खुशबू सीधा चेहरे से टकराई। खूबसूरत फूलों के बीच एक छोटा सा कार्ड रखा था, हमारे छोटे चैंपियन को बधाई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। तुम्हें पहले से कैसे पता था कि मैं आज जीत जाऊंगा? मेरे दिल के अंदर मीठी गर्माहट भर गई। इस लड़की की इंट्यूशंस तो कमाल की है। बाय निंगबिंग ने भौहें उठाई। जो भी तुम करते हो उसमें हमेशा सबसे आगे रहते हो। मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा वो करती है, ये सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। अच्छा तो तुम मुझे इतना समझती हो? मैं हंसते हुए उसके करीब गया। आओ एक फोटो लेते हैं। सिर्फ फोटो? बाय निंगबिंग ने धीरे से नजर झुका ली। उसकी गहरी आंखें सीधे मुझ पर टिक
गई। उसकी आवाज बेहद नरम थी। असल में मैं आज रात तुम्हें डेट पर ले जाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन करेंगे क्या? अचानक उसने हाथ उठाया और मेरे माथे पर हल्की सी चपट मार दी। तुमको जो मैंने उधार दिया है ना, वो वसूलूंगी। मैंने दर्द से माथा पकड़ लिया और गुस्से में उसे घूरने लगा। ये दूसरी बार है जब तुमने मुझ पर हमला किया, कंजूस लड़की। बस एक एहसान बाकी है और अभी से वसूलने लगी। बाय निंगबिंग शरारती मुस्कान के साथ हंस पड़ी। वो बिल्कुल किसी चालाक बड़ी बहन जैसी लग रही थी, जिसकी कोई प्लानिंग सफल हो चुकी हो। मैं बदला लेने के लिए उचक्कर उसके माथे पर मारने गया, लेकिन उसने तुरंत मेरा कंधा पकड़कर रोक लिया। कैमरा की तरफ देखो। चीज? मैं चीज नहीं बोलूंगा। मैंने दांत दिखाकर कैमरे की तरफ ऐसे देखा जैसे गुस्से में छोटा भेड़िया हूँ। रात होने पर हॉस्टल पूरी तरह खाली था। वैंग और यांग के खाली बेड देखकर मैं मन ही मन हंसा। सोचने की भी जरूरत नहीं, ये दोनों जरूर जी बॉक्सॉ के साथ बैठे होंगे उसकी दुख भरी कहानी सुनते हुए। मैंने परवाह नहीं की, कपड़े बदलकर सीधे बाय निंगबिंग से मिलने निकल गया। लेकिन जहाँ पर पहुँचते ही मेरा पेट जोर से गुर्राने लगा। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। अगर मुझे पता होता कि मेरे बेवकूफ दोस्त यांग और वैंग मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं बाय निंगबिंग को रेस्टोरेंट वाला सुझाव कभी नहीं देता, उसे सीधा घर ले जाता। लेकिन अब तो भूख से हालत खराब हो रही थी। मैं सोच रहा था कि उससे पूछूं कि उसने खाना खाया या नहीं कि तभी बाय निंगबिंग ने जादू की तरह अपनी पीठ के पीछे से एक ट्रांसपेरेंट केक बॉक्स निकाला। उसके अंदर मेरी पसंद की चीज थी, बटरफ्लाई पेस्ट्रीज, मॉन्ट ब्लैक केक, मैंगो क्रेप्स और ढेर सारे स्नैक्स। ये सब कुछ देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैंने पूछा, ये सब मेरे लिए? मैंने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई। तुम्हारे अलावा और कौन इतना मीठा खाने का शौकीन है? अरे बहुत सारे लड़कों को मिठाई पसंद होती है। मैं मुंह से बहस कर रहा था और पैकेट फाड़ चुका था डेजर्ट के। जैसे ही उसका नरम मीठा स्वाद मुंह में घुला, मेरे दिल में अचानक अजीब सी कसक उठी। फूल, केक, मुझे ये सब मिले कितना समय हो गया था। पिछले जन्म में मैं बेवकूफों की तरह लियू रुआन के पीछे भागता रहा, उसके लिए अपनी सारी हदें पार कर दी, सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपनी सेहत भी खराब कर ली। लेकिन तब भी मुझे कभी प्यार महसूस नहीं हुआ। और अब इन प्यार से तैयार की गई मिठाइयों को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी के द्वारा सच में चाहा जाना कैसा लगता है। तो सच में दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मेरी सफलता पर मुझे फूल दे सके और उन्हें मेरी हर छोटी पसंद भी याद रहे। मैंने धीरे से सर उठाया और उसे बस देखता रहा। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका चेहरा, उसकी हर एक चीज मेरी आंखों में बसती जा रही थी। मैं धीरे से बुदबुदाया, बाय निंगबिंग, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं उसके थोड़ा और करीब जाने वाला था, लेकिन अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मेरी आंखें ढक दी और जल्दी से हमारे बीच दूरी बना ली। क्या कर रही हो? मैंने शिकायत की। वो हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि तुम ज्यादा ही खूबसूरत होते जा रहे हो। लगता है मेरी पसंद अचानक बहुत अच्छी हो गई है। फिर उसने हाथ हटाया, उसके होठों पर वही मुस्कान थी। बस ये बात समझने में तुम्हें थोड़ी देर हो गई। दीदी हमेशा इतनी सुंदर थी। यार तुम तो बड़ी नार्सिसिस्ट हो। मैं हंसते हुए मॉन्ट ब्लैक का एक चम्मच खाने लगा। धीमी रात की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू और केक की मिठास हवा में घुल चुकी थी और मेरे पास मेरी बचपन की दोस्त बैठी थी। सब कुछ सपने जैसा शांत और खूबसूरत लग रहा था। जो साथ पहले मुझे बहुत नॉर्मल लगा करता था, अब वो सबसे कीमती एहसास बन चुका था। तभी मुझे याद आया, वैसे तुम जो रिवॉर्ड चाहती थी वो क्या है? बाय निंगबिंग की आंखें अचानक गहरी हो गई। उसने कहा, मेरा बीवी बन जाओ। क्या? मैं पूरी तरह चौंक गया और चेस्टनट क्रीम गले में टक गई। मैं जोर जोर से खांसने लगा। पता नहीं मैं शॉक्ड था या डरा हुआ। वो जल्दी से मेरे पास आई और मेरी पीठ सहलाने लगी। उसका नरम शरीर धीरे से मेरे करीब झुक गया। उसकी लंबी आंखें सिकुड़ गई। मैंने तो फुटबॉल में भी कहा था, तुम क्या सोच रहे थे? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने शर्म और गुस्से में उसे घूरा। गलती तुम्हारी है, तुमने जानबूझकर वैसे बोला। वो धीमे से हंस पड़ी। उसकी नजर मेरे लाल चेहरे पर घूम गई। फिर उसने होठ काटते हुए पूछा, तो तुम मेरी फुटबॉल मैच में आओगे? मैंने तुरंत बात बदल दी। तुम्हारा मैच है? उसने कहा, हाँ। बिजनेस स्कूल ने इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच वुमेन्स फ्रेंडली फुटबॉल मैच रखा है, वो भी अगले वेडनेसडे। जब उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम लिया तो उसने हल्के से मेरी तरफ देखा, जैसे चुपके से मेरा रिएक्शन देखना चाहती हो। लेकिन मैं पूरी तरह शांत रहा। मेरे चेहरे पे जरा भी इमोशन नहीं था। उसने कहा, ठीक है ना, बस तुम्हें सपोर्ट ही तो करना है। मैंने कहा, पक्का। उसने बोहें उठाई। पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेंट लिस्ट नहीं देखोगे? इस सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और उसकी तरफ देखा। उसमें देखने जैसा क्या है? सामने चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। मेरी बात खत्म होते ही मैंने साफ महसूस किया कि उसका शरीर पूरा सख्त हो चुका था। कुछ देर बाद उसने हल्के से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। टूटी फूटी चांदनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। आधा चेहरा रोशनी में था, आधा अंधेरे में छिपा हुआ। हालांकि मैं उसका पूरा एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके होठों पर आई वो गहरी मुस्कान छिपाए नहीं छुप रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, ऐसे मानो जैसे किसी ने उसका दिल चुरा लिया हो। उसकी आंखों में मिठास साफ झलक रही थी। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले अकेले इतना खुश क्यों हो रही है। वांग और यांग दोनों अब वापस आ चुके थे। मुझे लगा था कि दोनों मिलकर मुझ पर टूट पड़ेंगे, लेकिन दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने नॉर्मल तरीके से मुझसे बात की और जी वो शाओ भी अब दिन वाली शर्मिंदगी भूल चुका था। वो तो बड़े उत्साह से शीशे के सामने कपड़े ट्राई कर रहा था। यांग, बताओ मैं स्पोर्ट्स स्टाइल में अच्छा लग रहा हूँ या कॉलेज स्टाइल में? स्पोर्ट्स वाला बेहतर है। हाँ, वही ठीक रहेगा। बास्केटबॉल मैच के लिए ज्यादा सूट करेगा। जी वो शाओ ने जानबूझकर आवाज ऊंची की और चोरी से मुझे देखा। अभी डिनर के बाद रुयान ने मुझे नीचे मिलने बुलाया। उसने कहा कि बिजनेस स्कूल में मैच है, वो फाइनेंस टीम की तरफ से खेलेगी और उसने खास तौर पर मुझे चीयर अप करने के लिए बुलाया है। वैसे तुम लोग भी आना, मैं तुम्हारे लिए सीट बचा के रखूंगा। उसके बोलते ही वांग और यांग दोनों मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में
मेरे लिए दया साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं लियू रुआन को इतना पसंद करता हूँ, फिर भी मुझे इस बात का पता नहीं था और अब मुझे अपनी आंखों के सामने जीवो शाओ को उसका चीयर लीडर बनते देखना पड़ेगा। लेकिन मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब समझ आया कि बाय निंगमिंग मुझे लिस्ट क्यों दिखाना चाहती थी। असल में लियू रुआन भी खेलने वाली थी। लगता है बाय निंगमिंग अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं सच में लियू रुआन को पूरी तरह भूल चुका हूँ। जीवो शाओ ने कपड़े नीचे रखे और घूरते हुए मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कि वो मेरे चेहरे पे जलन देखना चाह रहा हो। लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से अपना सामान समेट रहा था। मैंने उसकी तरफ ढंग से देखा तक नहीं। नाटक कर रहा है क्या सच में सोचता है कि मुझे फर्क पड़ेगा? देखते ही देखते वेंसडे आ गया। जिंग यूनिवर्सिटी का मैदान लोगों से भरा हुआ था। बिजनेस स्कूल द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच की दोस्ताना फुटबॉल मैच में बहुत ज्यादा ही लोग आ गए थे। यहाँ तक कि दूसरे कॉलेजों के छात्र भी देखने आ गए थे। मैं जानता था कि ये सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। बाय निंगमिंग और लियू रुआन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और मशहूर थी। मैं मैदान के किनारे खड़ा था और ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। मैच शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन मैदान के चारों तरफ भीड़ उमड़ चुकी थी। हवा में जोश और युवाओं का उत्साह भरा हुआ था। जीवो शाओ सिर ऊंचा करके फाइनेंस डिपार्टमेंट की मेल चीयर टीम को लेकर आगे बढ़ा। लियू रुआन ने अनजाने में उसके पीछे देखा, लेकिन उसे सिर्फ वांग और यांग दिखाई दिए। उसकी निगाहें अब खुद ब खुद रुक गई। अरे निंगजी, इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की यूनियन बोली, जरा उधर तो देखो कितनी जोरदार चीयरिंग हो रही है और हमारी तरफ कितना सन्नाटा है। तुम्हारे इतने सारे फैन हैं जो रोज तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन आज जरूरत के समय एक भी नहीं दिख रहा। कौन कहता ही नहीं है। बाय निंगमिंग ने अपनी लंबी उंगलियों पर गेंद घुमाई। फुटबॉल उसकी उंगलियों पर तेजी से घूमने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये क्या है? सिर्फ हैंडसम होने से क्या फायदा? मुझे असली मदद चाहिए। यूनियन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक चारों तरफ जोरदार चीखें गूंज उठी और उसी पल मेरी एंट्री हुई। आज मैंने खास तौर पर एक साफ सुथरी कॉलेज स्टाइल यूनिफॉर्म पहनी थी। व्हाइट शर्ट की शानदार फिटिंग मेरी पर्सनैलिटी को निखार रही थी। अनगिनत निगाहें आग की तरह मेरे चेहरे पर टिक गई। क्या वो फैंग है? वो तो बिल्कुल स्कूल रोमांस मांगा के हीरो जैसा लग रहा है। चिंग यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का, इसकी खूबसूरती तो कमाल है। भीड़ के शोर के बीच मैंने लियू रुआन को देखा। मुझे देखते ही उसके शांत चेहरे पर हल्की खुशी चमक उठी। उसके पास खड़ी सू यो वे ने उत्साह से उसका कंधा हिलाया। रुआन, देखा, कॉलेज का हैंडसम लड़का अभी भी तुम्हें सपोर्ट करने आया है। तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। लियू रुआन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना शरीर सीधा किया। उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि उसे खुद पर कितना भरोसा है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं सिर्फ उसे ही यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन जीवो शाओ का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें जलन से भरी हुई थी। बिना बुलावे के ये यहाँ भागा चला आया। कितना बेशर्म है। उसने हाथ में पकड़े भोपू को कसकर पकड़ा और जानबूझकर सीना तान के लियू रुआन की तरफ बढ़ चला। वो बस इंतजार कर रहा था कि जब मैं पास आऊं तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करे। आ गया। अचानक बाय निंगमिंग ने गेंद फेंक दी। उसकी गहरी नजर लोगों को चीरती हुई सीधे मुझ पर आ टिकी। यूनियन चौंक गई। क्या आ गया? मेरा खास इंसान आ गया। बाय निंगमिंग के होठ हल्के से ऊपर उठे और उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। मैं बिना झिझक मैदान की घास पर चलता हुआ आगे बढ़ा। जब मैं फाइनेंस टीम के पास पहुंचा तो जीवो शाओ तुरंत ताना मारते हुए बोला, अरे फैंग, तुम्हें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने बुलाया नहीं था। बिन बुलाए चले आए। इतने गिरे हुए हो क्या? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपने कदम तक नहीं रोके। मैंने सीधे उसे और लियू रुआन को हवा की तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके पास से शांत भाव से निकलते हुए सीधे मैदान की दाई तरफ चला गया। लियू रुआन का तो चेहरा उतर गया। पूरा स्टेडियम भी हैरान रह गया। फैंग लियू रुआन को चीयर करने नहीं आया, वो सच में बिंग जी के लिए आया है। यूनियन तो हैरानी से मुंह खोले रह गई। मैं हाथ पीछे बांधे बाय निंगमिंग के सामने जाके रुका। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सनसेट ऊपर उठाया और मेरे लिए तेज धूप रोक दी। उसका ये छोटा सा लेकिन केयरिंग भरा इशारा देखते ही आसपास जोरदार चीखें गूंज उठी। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। इनकी जोड़ी तो कमाल की है। क्या छुपा रहे हो? बाय निंगमिंग मुस्कुराते हुए मेरे पीछे देखने लगी। मैंने शरारती अंदाज में भौहें उठाई, बिल्कुल चालाक लोमड़ी की तरह। एक बढ़िया चीज। अगले ही पल मैंने अपने बाहों में पकड़ा बड़ा सा बैनर खोल दिया। लाल रंग के ऊपर बैनर पर काले बड़े अक्षरों में लिखा था, अनलिमिटेड चार्म सबसे स्ट्रॉन्ग, बाई दीदी पूरे मैदान की क्वीन। यूनियन के मुंह से तो पानी छूट गया और दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि बाय निंगमिंग भी चौंक गई। उसके खूबसूरत और कूल चेहरे पर पहली बार हल्की शर्म दिखाई दी। उसने जल्दी से सनशेड से अपना चेहरा ढक लिया और दांत पीसते हुए धीरे से बोली, फैंग, तुम कितने क्रिंज हो। मैंने कहा, तो क्या हुआ, मेरी पर्सनैलिटी पे सूट भी करता है। मैं शरारती मुस्कान से उसके पास गया और उसका बैनर हटाने लगा। शर्माओ मत मैडम, जरा खुलकर दिखाओ ना। उसने मेरे माथे पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं फुर्ती से बच गया। हमारी तरफ खूब मस्ती चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियू रुआन का चेहरा इतना काला पड़ चुका था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। सू युवे बस अजीब सी मुस्कान के साथ सिर खुजलाती रही। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की और जीवो शाओ तो गुस्से में हाथ में पकड़े भोपू को तो अब कुचलने ही वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं और बाय निंगमिंग इतने करीब कब हो गए। क्या तुम्हारे लिए बड़ा स्पीकर लेके चीयर करूं? मैंने बैनर समेटते हुए पूछा और जेब से कुछ निकालने लगा। जरूरत नहीं, लेकिन बाय निंगमिंग ने तुरंत मुझे रोक दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें प्रेशर भरा इमोशन साफ था। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं मैच पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। उसने सिर घुमाया। उसकी आंखों में अभी ईगो और फ्रीडम साफ दिखाई दे रही थी। मैच शुरू होने वाला था। कितने गोल चाहिए? मैंने फाइनेंस टीम की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, इनको पूरी तरह कुचल दो। बाय
निंगमिंग कुछ कह पासी उससे पहले ही इंटरनेशनल ट्रेड टीम के खिलाड़ी हंस पड़े। अचानक सीटी बजी और मजेदार फ्रेंडली मैच अब किसी वॉर जैसा बन गया था। बाय निंगमिंग और लिू रुआन दोनों स्टार फॉरवर्ड सीधे आमने सामने आ गई। बाय निंगमिंग गेंद लेकर पेनल्टी एरिया में घुसी और लिू रुआन उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन बाय निंगमिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने एडी से हल्का सा किक मारा और फुटबॉल किसी रेनबो की तरह लिू रुआन के सिर के ऊपर से निकल गई। फिर उसने छोटे से एंगल से एक शानदार गोल मार दिया। स्कोर हुआ 1-0। बाय दीदी सबसे स्ट्रॉन्ग, पूरे मैदान की क्वीन, पूरा स्टेडियम मेरे देहाती नारे लगाने लगा। बाय निंगमिंग ने मेरी तरफ तो किसी राजकुमारी जैसे सलामी दी। उस पर उसकी आंखों की चमक सूरज से भी ज्यादा तेज थी। मैं मैदान के किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था और दूसरी तरफ फाइनेंस टीम की डिफेंडर डरे हुए अंदाज में लिू रुआन से माफी मांग रही थी। मैं स्टैंड के पास खड़ा बाय निंगमिंग को मैदान पर राज करते देख रहा था। जो लड़की हमेशा शांत और समझदार मानी जाती थी, आज पूरी तरह बदल गई थी। गोल करने के बाद भी उसने ओपोनेंट टीम की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ लिू रुआन अपनी जिंदगी के सबसे बुरे मैच से गुजर रही थी। मैच के 10वें मिनट में बाय निंगमिंग गेंद लेकर मिडफील्ड से सीधे गोल पोस्ट तक पहुंच गई। लिू रुआन की तो ये चीज देखकर फट ही गई। उसने स्लाइड टैकल मारकर गेंद छीनने की कोशिश की, लेकिन बाय निंगमिंग जैसे पीछे भी देख सकती थी। उसने शानदार मूव से डिफेंस को थका दिया और सीधा जोरदार शॉट मारा। अब स्कोर हो गया था 2-0। बाय निंगमिंग उसके पास से गुजरते हुए मुस्कुराई और ताना मारते हुए बोली, तुम्हें पार करना तो सड़क पार करने जितना आसान है। मैंने देखा लिू रुआन का चेहरा तुरंत सख्त पड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसके खेल में अब जरूरत से ज्यादा अग्रेसिवनेस आ गई, यहाँ तक कि खतरनाक फॉल की वजह से रेफरी ने उसको येलो कार्ड दे दिया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो इंटरनेशनल ट्रेड टीम को रोक नहीं पाई। स्कोर तेजी से बढ़ता गया। बाय दीदी बहुत जबरदस्त है। दर्शकों की चीखें स्टेडियम हिला रही थी। फाइनेंस टीम तो बच्चों जैसी लग रही है। यांग और वांग साथ खड़े थे, दोनों ही सीरियस होकर मैच देख रहे थे। यांग वांग से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि निंगमिंग और लिू रुआन के बीच माहौल बहुत खतरनाक है? वांग धीरे से बोला, अरे थोड़ा रुको। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई। उसने धीमे से कहा, कहीं ये सब कुछ फैंग की वजह से तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, जी वो शॉ अचानक गुस्से से चिल्लाया। फैंग आखिर है ही क्या? मिस बाय उसे जानती ही कितनी दिनों से है। वो लिू रुआन को उसके लिए टारगेट क्यों करेगी? लिू रुआन बस जीतना चाहती है। हर चीज को उससे जोड़ना बंद करो। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बाय निंगमिंग ने एक जबरदस्त लॉन्ग रेंज गोल मारा। रेफरी ने मैच खत्म होने की सीटी बजा दी। स्कोर था 7-0। ये पूरी तरह एक तरफा हार थी। पूरा स्टेडियम उत्साह से भर उठा। हर कोई बाय निंगमिंग की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वो सबको साइड करते हुए सीधा मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी और उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ मेडल भी था। वो मेरे सामने आके रुक गई। डूबते सूरज की रोशनी उसके हल्के बिखरे बालों पर पड़ रही थी, जिससे सुनहरी चमक निकल रही थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और गर्म नजरों से मुझे देखा। मेरे गले में पहना दो। मैंने मेडल लिया और धीरे से उसके गले में डाल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मेडल पहनाया, उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। चारों तरफ शोर और कैमरों की क्लिक्स की आवाजें गूंज उठी। उसकी इस अचानक हरकत से मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। फिलो मत। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन के पास रखा और शरारती बच्ची की तरह मुस्कुराई। पहले तुमने लिू रुआन को गले लगाया था, अब मैं जीत गई हूँ तो एक हक तो बनता है ना। उसकी आवाज में छिपी हल्की शिकायत सुनकर मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। मैंने भी उसे वापस गले लगा लिया। बधाई हो। उसने मेरी बाहों में गर्माहट महसूस की और भीड़ के पार दूर खड़ी उदास चेहरे वाली लिू रुआन को चुनौती भरी नजरों से देखा। लिू रुआन हमें गले लगाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। पास खड़ी सू योवे उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, रुयान ज्यादा मत सोचो, ये जरूर फैंग की कोई नई चाल होगी। जानबूझकर दूर खड़े रहकर जलाने वाली ट्रिक, समझी ना? वो जानबूझकर बाय निंगमिंग को इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम्हें जलाए। लिू रुआन ने कुछ भी नहीं कहा, बस लगातार मुझे घूरती रही। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गई थी। ओह माय गॉड, पूरा फॉरम फट पड़ा था। फैंग और बाय निंगमिंग ने सबके सामने मैदान में हक किया। क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं? अगर है तो फिर लिू रुआन का क्या होगा कौन जाने। लेकिन फैंग की पर्सनैलिटी इतनी शानदार है, हो सकता है कि वो किसी अमीर फैमिली से हो, तभी तो बाय फैमिली के बराबर लगता है। मैं वॉशरूम में गया, अभी सिंक तक पहुंचा भी नहीं था कि बाहर कुछ लड़कों की गॉसिप सुनाई दी। बकवास मत करो, जी बॉक्शाओ की तीखी आवाज अचानक गूंजी। फैंग कोई बड़ा आदमी नहीं है, उसका परिवार तो कबाड़ का काम करता है। उसने खुद मुझे बताया था। कबाड़ वाला? लड़के हैरानी से चिल्ला पड़े। फिर उसके पास डोनेशन देने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए और वो इतने महंगे कपड़े कैसे पहनता है? जी वो शॉ आईने के सामने बाल ठीक करते हुए बोला और ठंडी हंसी हंसा। हर अमीर सर्कल में रहने वाला लड़का अमीर घर का नहीं होता। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए और भी काम करते हैं उस लाइन में, समझ रहे हो ना? उस लाइन में बहुत जल्दी पैसा आता है। इतना कहकर वो घमंड से चला गया। मैं आइसक्रीम खाते हुए हॉस्टल में दाखिल हुआ और सामने वांग और यांग से टकरा गया। उन दोनों के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। खाओगे? मैंने कैजुअली उनको आइसक्रीम दे दी। उन्होंने पैकेट देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। ये
सुपरमार्केट की बेहद महंगी इंपोर्टेड आइसक्रीम थी, जिसकी कीमत उनकी एक दिन के खर्च से भी ज्यादा थी। थैंक यू युआन भाई, यांग ने पैकेट खोलते हुए कहा। उसकी आवाज में शर्म साफ झलक रही थी। सॉरी यार, पिछले हफ्ते फाइनल मैच में हम जानबूझकर नहीं आए थे। कोई बात नहीं, मैंने उनकी बात बीच में काट दी। मैं अच्छी तरह जानता था वो लोग बस इसलिए मेरे करीब आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं अब फिर अमीर हो गया हूँ और शायद उनके काम आ सकता हूँ। वो तो बस ग्रेजुएशन के बाद अपने फ्यूचर के लिए रास्ता बना रहे थे। युआन भाई, तुम सच में बदल गए हो, वांग पास आकर बोला। उसकी आवाज बड़ा चढ़ाकर भरी हुई थी। अब तो तुम बहुत चमकते हो, जैसे कोई सितारा। पहले वाला मैं बस एक हैंडसम और बेजान लड़का था जो हर समय सिर्फ लियू रुआन के पीछे घूमता रहता था, जिससे सब परेशान हो जाते थे। लेकिन अब का मैं, चाहे मैदान में चीयर करना हो या स्टेज पर गाना, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ। वैसे युआन भाई, क्या पिछली बार माइक्रोफोन तुमने जानबूझकर खराब किया था? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैंने ही किया था। मैंने शांति से आइसक्रीम की एक और बाइट ली। कमरे की हवा अचानक जम सी गई। दोनों की मुस्कान चेहरे पर अटक गई। उन्होंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश करी और चुपचाप अपनी सीट पर लौट गए। मुझे भी बात बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि घर वालों से माफी कैसे मांगू। जैसे ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, मेरा मजाकिया सीट में फैन जी मिल गया। वाह, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी इस बेकार ऑप्शनल सब्जेक्ट में फंस गए। वो हंसते हुए बोला और मुझे कोहनी मारी। मैंने थककर माथा पकड़ लिया। मेरे बहुत क्रेडिट कम है, अगर अब पूरे नहीं किए तो ग्रेजुएशन रुक जाएगी। इतने में क्लासरूम के दरवाजे पर अचानक सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। जैसे ही वो किताबें लेकर अंदर आई, पूरी क्लास में हलचल मच गई। लियू रुआन, वो यहाँ कैसे? इतनी टॉपर लड़की को भी क्रेडिट्स पूरे करने हैं, कहीं वो फैंग के लिए तो यहाँ नहीं आई? मैं एक पल के लिए चौंक गया। मुझे याद था कि वो कभी ऐसी आसान क्लास नहीं लेती जो बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण ना हो। हमारी नजरें मिली और मेरे दिल में हल्की ठंडक दौड़ गई। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने उसे पीछा करने के लिए जानबूझकर ये क्लास चुनी है? पहले की तरह वो आम तौर पर तुरंत वापस चली जाती, लेकिन इस बार सबकी उम्मीदों के उलट वो बिना कुछ बोले सीढ़ियां उतर कर आई और सीधे मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। फैंग जी के अंदर का गॉसिप लवर तुरंत जाग उठा। वो मुझे बार बार इशारे करने लगा, लेकिन मैंने भी अनदेखा कर दिया और चुपचाप किताब खोल ली। शायद उसके लिए मैं बस हवा जैसा था और अब मैंने भी तय कर लिया था कि अब उसे सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह देखूंगा। आज सब लोग मिलकर मॉडल बनाएंगे। टीचर एक बैग में ब्लाइंड बॉक्स लेकर क्लास में आए। कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होगा, 1.5 घंटे के अंदर इसे पूरा करना है। नंबर क्रेडिट्स में जुड़ेंगे, एक दूसरे की मदद भी ले सकते हो। फैन जी ने बॉक्स खोला और ढेर सारे पार्ट्स देकर चिल्ला पड़ा, ये क्या चीज है यार? फैंग भाई, सामने तो टॉपर बैठी है, जल्दी से पूछ लो। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया। मेरे हाथ आराम से पार्ट्स जोड़ रहे थे। तुम पूछ लो, मैं कर लूंगा। क्या तुम्हारा बिहेवियर बदल गया? फैन जी मुझे ऐसे देखने लगा जैसे कोई एलियन देख लिया हो। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर और समय बर्बाद किया तो काम पूरा नहीं होगा। क्लास की घंटी बज गई। लियू रुआन के आसपास मदद मांगने वाले लड़कों की भीड़ लग गई। वो धैर्य से सबको समझा रही थी, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी उस लड़के का जो पहले हमेशा उसके आसपास घूमता रहता था, लेकिन इस बार पीछे सिर्फ सन्नाटा था। 40वां मिनट। लियू रुआन ने सबसे पहले अपना मॉडल पूरा किया। वो एक बेहद खूबसूरत लग्जरी क्रूज शिप थी। हर छोटी डिटेल लगभग परफेक्ट थी। टीचर उत्साहित होकर उसे स्टेज पर ले गए। सब लोग देखो, ये है लियू रुआन का काम, कमाल की बुद्धि है इसकी। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। लियू रुआन ने अनजाने में पीछे मुड़कर मुझे देखा, लेकिन मैं पूरा ध्यान लगाकर अपने फाइटर जेट मॉडल को बना रहा था। मेरे बिखरे बाल माथे पे गिर रहे थे। मैं सांस रोककर उस जेट प्लेन की नाजुक पंखों को ठीक कर रहा था। मैंने स्टेज पर खड़ी उसको एक बार भी नहीं देखा। शायद पहली बार उसे पूरी तरह नजरअंदाज होने का एहसास हुआ था। मैं पूरी फोकस के साथ आखिरी पार्ट्स को जोड़ रहा था। मेरे हाथ में पकड़ा ब्लैक गोल्ड फाइटर जेट हल्का कांप रहा था। आखिरकार उसका स्ट्रक्चर बन चुका था। सबको लियू रुआन से सीखना चाहिए। और किसी का मॉडल तैयार हुआ। स्टेज पर खड़े टीचर की आंखों में खुशी थी। इसके बाद एक एक करके सबने अपने मॉडल जमा किए। टीचर ने नंबर दिए और ताली बजाकर बोले, क्लास के बाद एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी होगा, उसके नंबर भी क्रेडिट्स में जुड़ेंगे। मैं कुछ ग्रुप लीडर चुनूंगा, बाकी लोग खुद आवेदन कर सकते हैं। पहला नाम था लियू रुआन। ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं थी। सबने अपने नाम कागज पर लिखकर आगे भेज दिए। मेरे बगल में बैठा फैन जी उत्साहित होकर फटाफट एक कागज फाड़ने लगा। उसने अपना नाम लिखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी अपनी फाइटर जेट में लगा हुआ था, तो उसने अपनी मर्जी से मेरा नाम भी उसमें जोड़ दिया। मुझे उस वक्त इसका पता नहीं था। बाद में फैन जी की जुबान फिसली, तब मुझे मालूम हुआ। जब लियू रुआन उन छोटे मोटे आवेदन पत्रों को देख रही थी, वो एक एक करके सबको अलग रख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मेरा नाम देखा, उसके हमेशा ठंडे रहने वाले होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार खत्म हुआ। मैंने लंबी सांस छोड़ी। जल्दी जल्दी काम करके मैंने घंटी बजने से पहले अपना ब्लैक गोल्ड फाइटर जेट जमा कर दिया। काफी शानदार है, बस स्पीड थोड़ी धीमी थी। 90 नंबर। टीचर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, थैंक यू टीचर। मैंने रात की सांस ली। मुझे बस पास होकर क्रेडिट चाहिए थे, बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं थी। ठीक है, क्लास खत्म। मैं इतने सारे मॉडल एक साथ नहीं ले जा सकता। सब लोग अपनी पसंद का एक मॉडल यादगार के तौर पर ले जाओ। इतना सुनते ही पूरी क्लास आगे टूट पड़ी। मैं नीचे सिर करके बैग पैक कर रहा था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि लियू रुआन स्टेज पर गई। 95 से
ज्यादा नंबर वाले शानदार मॉडलों के बीच उसने जानबूझकर कोने में रखा मेरा साधारण सा ब्लैक गोल्ड फाइटर जेट उठा लिया। जब मैं बैग उठाकर जाने लगा तभी टीचर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने एक खूबसूरत शिप मॉडल मेरे हाथ में थमा दिया। ये इस क्लास का इकलौता फुल मार्क वाला मॉडल है। तुम्हें मॉडल बनाने में दिलचस्पी लगती है, इसे घर लेकर जाओ, सीखने के लिए इस्तेमाल करना। मैंने नीचे देखा, उसके बेस पर लाल रंग में लिखा था 100 और उसके साथ नाम लियू रुआन। मैं तुरंत मना करना चाहता था, थैंक यू टीचर, लेकिन रहने दीजिए, मेरा इसमें कोई खास टैलेंट नहीं है। लेकिन मेरे बोलने से पहले स्टेज पर रखे बाकी मॉडल सब लोग उठा ले चुके थे। टीचर ने हाथ हिलाकर कहा, टैलेंट नहीं है तो और सीखो, रख लो इसे। इतना कहकर वो चले गए। अब क्लास में बस कुछ लड़के बचे थे। सब मुझे जलन भरी नजरों से देख रहे थे, कुछ तो चोरी से फोटो भी लेने लगे। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसे लियू रुआन का मॉडल मिल गया। सही कहा, वो तो लियू रुआन को बहुत पसंद करता है। इतनी खूबसूरत लड़की के हाथ का बना मॉडल पाकर अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो गया होगा। क्या खुशी? मैंने हल्के से नीचे देखा, मेरे हाथ में वो शिप थी जिसे सब खजाना मान रहे थे। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। अगर ये पिछली जिंदगी होती तो शायद मैं सच में बेहद खुश हो जाता, शायद सोते वक्त भी इसे हाथ में पकड़ के रखता। लेकिन अब मैं सीधा क्लास से बाहर चला गया और बिना हिचकिचाए हाथ घुमाया। मैंने उस फुल मार्क्स वाले मॉडल को सीधे कॉरिडोर के डस्टबिन में फेंक दिया। वीकेंड की सुबह थी, मैं अभी आधी नींद में था, तभी फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। इलेक्टिव क्लास के ग्रुप में नया मैसेज आया था, सुबह 10 बजे पहला ग्रुप स्कूल लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा होगा। ग्रुप लीडर लियू रुआन, उसके साथ बहुत सारे मेंबर्स भी थे और उनमें मेरा भी नाम था। जैसे ही मैंने अपना नाम देखा, मेरी बची हुई नींद तुरंत उड़ गई। मेरा नाम इसमें कैसे आया? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। फिर फैंग जी के प्राइवेट मैसेज लगातार आने लगे, भाई फैंग, तुझे सच में लियू रुआन ने चुन लिया, कमाल हो गया, सच में कमाल। जब उसने नाम पढ़े थे मुझे लगा था कि तेरा नाम जरूर काट देगी। आखिर पहले ग्रुप में आने के लिए इतने लोग लाइन में थे, लेकिन सब इतना आसानी से हो गया। तेरा सालों पुराना एक तरफा प्यार आखिर उम्मीद देखने लगा। तो ये सब इस लड़के की चाल थी। मैंने बेबस होकर आंखें बंद कर ली, गुस्से में दांत भींच लिए, उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। आखिर किसने कहा था मेरी मदद करने को? उधर से तुरंत जवाब आया, अरे हमारी मजबूत दोस्ती के लिए तेरे दिल की बात मैं ही समझूंगा क्या? इतना इमोशनल मत हो, बाद में हॉटपॉट वाली पार्टी दे देना। उसे खुद की हरकत पर इतना खुश देखकर मेरे अंदर टाइप करने की ताकत नहीं बची, इसलिए मैंने सीधा वॉइस मैसेज भेजा, जब तो इतना मददगार है तो आज का ग्रुप असाइनमेंट और अटेंडेंस तू ही कर दियो मेरी, क्योंकि मैं नहीं आ रहा। क्या? पान जी ने हैरान आवाज में मैसेज भेजा, मुझे तेरी क्रश के पास जाने का इतना बड़ा मौका मिल रहा है और तू मना कर रहा है? हाँ, नहीं जाना, जिसे जाना है वो जाए। उधर कुछ देर सन्नाटा छा गया। शायद उसने जिंदगी में पहली बार देखा था कि मैं लियू रुआन को नजरअंदाज कर रहा हूँ। पहले तो चाहे आसमान टूट पड़े, मैं रेंग कर भी उससे मिलने पहुंच जाता था। मैंने गहरी सांस ली और आखिरी हथियार निकाला, काम हो जाए तो 3 बार तुझे हॉटपॉट खिलाऊंगा। हो गया काम, आपका वफादार नौकर हाजिर है खिदमत में। अब फान जियान पूरी तरह मान गया। मुझे लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन रात 10:30 बजे उसके मैसेजेस मुझे मशीन गन की तरह आने लगे। साथ में लाइब्रेरी की चोरी छिपे ली गई तस्वीरें भी। भाई फैंग, आज तू नहीं आया, बहुत घाटा हो गया। ग्रुप लीडर बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने फोटो खोली और एक नजर डाली। तस्वीरों में लियू रुआन हमेशा से अलग दिख रही थी। उसकी रोज वाली व्हाइट शर्ट गायब थी, आज उसने हल्के आसमानी रंग की ड्रेस पहनी थी। उसकी चिल्ड और दूर रहने वाली पर्सनैलिटी आज इस ड्रेस में बेहद जीवंत और शाही लग रही थी। फान जी अब भी ग्रुप में उत्साह से लाइव कमेंट्री कर रहा था। उसने 3 सेकंड की लंबी वॉइस नोट भेजी। उसकी आवाज में पूरा आश्चर्य भरा था। अरे भाई, अंदाजा लगा अभी क्या हुआ? एक लड़के ने कहा कि हल्का मेकअप करके वो किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा सुंदर लगती है, और उसने अचानक पूछ लिया, तो दूसरी लड़की से तुलना करो तो हे भगवान, ये तो साफ साफ मिस बाई की खूबसूरती की तुलना कर रहा था। वॉइस नोट सुनते ही मैं हल्का मुस्कुराया, थोड़ी बोहें ऊंची कर ली। ये बर्फ की रानी भी अब अपने लुक्स पर फिक्र करने लगी। फान जी के मैसेज लगातार आने लगे। एक लड़की उसकी खुशामद करने लगी। उसने सीना ठोकर लियू रुआन से कहा, अगर मैं लड़का होता तो जरूर तुम्हें पसंद करती। पास बैठे लड़के भी तुरंत से रिलाने लगे। आखिर मिस बाई जैसी लड़की के बारे में सोचने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या थी? लियू रुआन ने ये सुनकर जैसे कुछ याद कर लिया हो, वो मुस्कुरा दी। उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पे लगातार मुस्कान थी। मैंने स्क्रीन पर लिखे मैसेज देखे और बिना किसी इमोशन के फोन लॉक कर दिया। फिर करवट लेकर कंबल ओढ़ लिया। वो हंसे या ना हंसे, किसी से मुकाबला करे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब मैं बस उससे जितना दूर रह सकूं रहना चाहता था। उधर फान जी जल्दी जल्दी लाइब्रेरी पहुंचा। उसकी आवाज में माफी थी, सॉरी मैं लेट तो नहीं हुआ। लियू रुआन ने सिर उठाया। उसकी नजर उसके पीछे दरवाजे की तरफ गई। फैंग कहाँ है? फांग जी ने समझाया। उसे अचानक काम आ गया। उसने मुझे असाइनमेंट और अटेंडेंस देने भेजा है। लियू रुआन की आगे तुरंत ठंडी हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, नहीं चलेगा, मेरे ग्रुप में सबको खुद आना होगा। फांग जी ये सुनकर शॉक रह गया। उसे उसकी शक्ति पर गुस्सा तो आया, लेकिन कह नहीं पाया। उसी समय मैं उठने ही वाला था कि अचानक फोन बज उठा। इलेक्टिव ग्रुप में मेरा नाम टैग किया गया था। लियू रुआन ने मैसेज भेजा, ग्रुप असाइनमेंट के लिए खुद प्रेजेंट होना जरूरी है, वरना क्रेडिट कट जाएगा। मैंने आगे सिकोड़ ली और मुझे गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरों की जगह साइन करना तो आम बात थी। फिर भी लियू रुआन जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थी, तो मुझे ग्रुप में शामिल करना भी सिर्फ मुझे तंग करने के लिए था। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, असाइनमेंट वहीं छोड़ दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। काफी देर इंतजार के बाद बाकी ग्रुप मेंबर एक एक करके चले गए, लेकिन लियू रुआन अभी भी वहीं बैठी थी बिना हिले। दोपहर के समय मैं धीरे धीरे लाइब्रेरी में पहुंचा। अंदर आते ही देखा लियू रुआन लड़कों से घिरी हुई थी। उसकी रूममेट्स की नजरें भी मेरी तरफ मुड़ गई। कमरे की हल्की हंसी अचानक रुक गई।
और उसकी जगह ताने भरी मुस्कानें आ गई। तभी लियू रुआन ने धीमी आवाज में पुकारा, फैंग इधर आओ। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन उसमें एक दबाव था जिसे ठुकराना मुश्किल था। चारों तरफ हल्की हंसी गूंज उठी। मैं वहीं रुक गया, मेरी आंखें ठंडी हो गई। पिछली जिंदगी में मैं आखिर कैसे चुपचाप ये सब सहता रहा। मैं पलट कर जवाब देने ही वाला था कि तभी डू जुआन लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसके शरीर से हल्की सी बदबू आ रही थी। अरे हमारा दीवाना आ गया फिर से। लियू रुआन के पीछे आया है ना। वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसको देखते ही मैं एक कदम पीछे हट गया। अचानक डू जुआन ने मेरे पास आकर उल्टी कर दी और उसकी उल्टी की वजह से मेरा कोट खराब हो गया। मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, पूरा शरीर जकड़ गया। लियू रुआन की आंखें अचानक बदल गई। वो तुरंत खड़ी हो गई। ओह तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए, सॉरी दोपहर से ज्यादा पीली थी। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, जरा भी पछतावा नहीं था। लियू रुआन जल्दी से पास आई। वो मेरे कपड़ों पर लगे दाग देखने लगी। वो बोली, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। मैंने ठंडे अंदाज में हाथ लाया। जरूरत नहीं, गंदी चीजें मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। इतना कहकर मैंने कोट उतार दिया और उसे कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। फिर बिना पीछे देखे चला गया। लियू रुआन वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में पहले कभी न महसूस हुई उलझन उठ रही थी। उसे बार बार मेरी अभी वाली ठंडी और बेरुखी भरी नजर याद आ रही थी। वो झुककर जमीन पर बड़ा कोट उठाने लगी। डू जुआन दरवाजे की तरफ देखकर हैरान हो गई। अरे वाह, इसे गुस्सा भी आता है। अरे रुआन, पहले तो तुम इसे जितना चाहे उतना रिजेक्ट करती थी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अब उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि अचानक से लियू रुआन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ ले गई। रुआन तुम क्या कर रही हो? अचानक पानी बहने की तेज आवाज गूंजी। लियू रुआन ने ठंडा पानी पूरा खोल दिया और सिंक को तेजी से भर दिया। फिर उसने डू जुआन का सिर जोर से बर्फ जैसे ठंडे पानी में दबा दिया। बार बार उसे बाहर खींचती और फिर वापस पानी में दबा देती। उसके मुंह और नाक में ठंडा पानी भर गया। वो ठीक से चीख भी नहीं पा रही थी। लियू रुआन ऊपर से उसे घूर रही थी। उसकी आंखें पानी से भी ज्यादा ठंडी थी। तुम्हारा नशा उतार रही हूँ। पूरा स्टडी एरिया खामोश हो गया। सबने सांस रोककर ये नजारा देखा। हर किसी की रूह कांप गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि हमेशा शांत रहने वाली प्रेसिडेंट इतने गुस्से में फट पड़ेगी। लग रहा था कि वो उतनी बेरहम नहीं जितना लोग उसे समझते थे। कॉमर्स बिल्डिंग के बाहर जी बॉक शाओ एक कोने में बैठा था। वो अभी अभी सुनी गॉसिप के बारे में सोच रहा था। किसी ने कहा था कि फेंग बाय निंगबिंग का डांस देखने गया था और उसे बिंग जी कहकर बुला रहा था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। अगर प्यार से काम नहीं बन रहा तो अब मुझे खुद कदम उठाना होगा। थोड़ी दूर बाय निंगबिंग एक हाथ से बैग टांगे आराम से चल रही थी। उसके लंबे बाल और ठंडी आंखें लोगों पर प्रेशर डाल रहे थे। शिवो साओ ने गहरी सांस ली, ड्रिंक की बोतल कसकर पकड़ी और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। पास से गुजरते समय उसने जानबूझकर फिसलने का नाटक किया और शरीर उसकी तरफ गिरा दिया। लेकिन बाय निंगबिंग तुरंत एक तरफ हट गई। हालांकि ड्रिंक उसके बैग पर गिर गई। जी बॉक साओ आधा घुटनों पर बैठ गया। उसने ऊपर देखा, आंखों में नकली आंसू थे। सॉरी, गलती से हो गया, बैग मुझे दे दो, मैं इसे साफ कर दूंगा। बिंग जी। ये बिंग जी शब्द को सुनते ही बाय निंगबिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखों में घिन साफ दिख रही थी। उसके बैग से किताबें निकाली और महंगा बैग सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर बिना कुछ बोले चली गई। जी बॉक शाओ शर्म से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। ऐसा कैसे हो गया? उसने खाली कप जोर से पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से भर गया। ये सब कुछ उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा था। बिंग जी कहकर वो करीब आना चाहता था, लेकिन दूरी और बढ़ गई। यूनियान जल्दी से बाय निंगबिंग के पीछे भागी, लेकिन उड़ती हुई किताब लगभग उसके चेहरे पे लगी। चुप रहो, बाय निंगबिंग ने उसे डांट दिया। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? ड्रिंक तो मैंने नहीं गिराई। यूनियान ने दुखी चेहरा बनाया, लेकिन बाय निंगबिंग रुकी नहीं। उसका साइड प्रोफाइल बेहद ठंडा लग रहा था। ड्रिंक तुमने नहीं गिराई, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। हर वक्त बिंग जी करती रहती हो। अब हर कोई वही बोलने लगा है। मुझे घिन आती है इस शब्द से, उसने ताना देते हुए कहा। दूर खड़ा जी बॉक शाओ ये सब सुन रहा था। वो सोच रहा था कि इतनी मेहनत से बनाया मौका एक पल में बर्बाद हो गया। उसे पूरी तरह ठुकरा दिया गया। आगे से मुझे बिंग जी मत बुलाना, बाय निंगबिंग ने ठंडे स्वर में कहा। बिंग जी नहीं तो क्या बुलाऊं, माँ बुलाऊं? फिर हंसते हुए बोली, लेकिन पिछली बार जिम में फेंग भी तुम्हें तो यही बुला रहा था। उस समय तो तुमने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसे तो बहुत प्यार से ट्रीट कर रही थी। फेंग नाम सुनते ही बाय निंगबिंग का चेहरा नरम पड़ गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरे लोग बोलते तो घिन आती है, लेकिन जब वो बुलाता है अच्छा लगता है। यूनियन जलन भरे अंदाज में बोली, चलो हम इस प्यार में पड़ी अंधी लड़की को छोड़ देते हैं। फेंग, फिर वही फेंग। जी बॉक शाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में नफरत जहर से बढ़ गई थी। उसी समय बास्केटबॉल कोर्ट पर सी जाओ जाओ अचानक रुक गई। उसने कोर्ट के एक तरफ इशारा किया। निंगबिंग देखो, वो फेंग है क्या? बाय निंगबिंग ने तुरंत मुड़कर देखा। उसने एक नजर में लाइब्रेरी से निकलती मेरी परछाई पहचान ली। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत कोर्ट से बाहर मेरी तरफ बढ़ी और आवाज लगाई, फेंग। यूनियन शरारती मुस्कान के साथ बोली, वाह इतने प्यार से बुलाया। बाय निंगबिंग की आवाज में अनजाना प्यार साफ था, जिससे आसपास के सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे मैंने सुना ही ना हो। मैं बस आगे चलता गया। यूनियन पास आकर बोली, क्या उसे सुनाई नहीं दिया? अरे कैसे सुनाई नहीं दिया होगा, इतनी जोर से बुलाया था। पास वाली बिल्डिंग तक को सुनाई दे गया होगा। फेंग जी हैरान हो गया। बाय निंगबिंग ने फिर आवाज लगाई, फेंग। लेकिन मैं रुका नहीं, बल्कि और तेजी से दूर चला गया। मेरी पीठ साफ बता रही थी कि
मैं उससे बच रहा हूँ। बाय निंगमिंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यूनियन भी अब असहज हो गई। उसे अब समझ नहीं आया कि माहौल कैसे संभाले। बिंगजी, लगता है वो सच में तुमसे बात नहीं करना चाहता। कहीं सी जा जाओ की बात सच तो नहीं? यूनियन ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में शक साफ था। पिछली बार जिम में सी जाओ ने बिंगजी को चेतावनी दी थी कि कहीं फैंग उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तभी सी जाओ ने चुपकर फोन निकाला। उसका चेहरा सीरियस हो गया। एक नई खबर आई है, फुटबॉल मैच के बाद लियू रुआन और फेंग वान ने एक ही इलेक्टिव क्लास चुनी है और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं गाइस। अगर तुम्हें ऐसी और कमाल की वीडियोस देखनी है तो चैनल को चेकआउट करो। मैंने बहुत सारी स्टोरीज कवर करी है। अगर तुम्हें इस वीडियो को पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपडेट्स के लिए चैनल को चेकआउट करते रहना। अगर तुम्हें और ऐसी कमाल की वीडियोस देखनी है तो तुम्हारे सामने वीडियोस आ रही होंगी, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना।